बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है उस सिलसिले में आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड लॉजिक के ऊपर। ये बेसिकली एक बुनियादी सवाल है कि हम ना एक बंदे को प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर कोई किसी से पूछता है ना कि कंप्यूटर में प्रोग्राम हम क्यों लिखते हैं, तो उसका जवाब है टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी मेडिकल वाले को अगर कोई मसला है और वो कंप्यूटर से हल करवाना चाहता है तो वो मेडिकल का प्रोग्राम लिखवाएगा। इंजीनियरिंग वाले को अगर कोई मसला है तो वो प्रोग्राम लिखवाएगा। मैथ वाले को मसला है तो वो लिखवाएगा। बैंक वाले को मसला है तो वो लिखवाएगा। कॉमर्स वाले को मसला है तो वो लिखवाएगा। अब मसले से मुराद यहाँ वो वाला मसला नहीं है जो हमारी आम जिंदगी में है। प्रॉब्लम मीन क्वेश्चन। कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिनको आप कंप्यूटर के ज़रिए परफॉर्म करवाना चाहते हैं। यानी बेसिकली टास्क के मीनिंग में आप समझें। एक बिज़नेस का बंदा है, वो अकाउंट्स का काम करता है। अब अकाउंट्स के जितने भी उसके मसाइल हैं, लेजर में लिखना, ये करना, वो चाहता है कि ये सारे ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाएँ, पहले से बेहतर स्पीड में होने शुरू हो जाएँ और कंप्यूटराइज़्ड होने शुरू हो जाएँ। तो वो बंदा क्या करेगा, वो अपने अकाउंट्स के लिए वो जो है ना वो प्रोग्राम जो है ना वो बनवाएगा। अब उसके लिए ये एक प्रोग्राम है और जो बनाने वाला बंदा है उसके लिए क्या है, उसके लिए ये एक प्रॉब्लम है कि जी अकाउंट्स के जो नॉर्मल जो मैनुअल जितने भी काम हैं उनको कंप्यूटर में हम कैसे परफॉर्म करेंगे या कंप्यूटर उसको कैसे सॉल्व करेगा। ये कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने वाले के लिए एक प्रॉब्लम। तो बेसिकली हम प्रोग्राम लिखते हैं टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हम किसी भी प्रॉब्लम को ना सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास तीन चीजें होती हैं। स्लाइड नंबर 2 में देखें जरा। व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज गिवन इन बाय व्हाट कंडीशन द अननोन इज लिंक्ड टू द डाटा। सबसे पहले हम उस बंदे से, जो बंदा भी प्रोग्राम बनवाना चाहता है, वो कोई मेडिकल है, वो सिविल है, वो इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियर है, कुछ भी है। क्योंकि आपने देखा है ना कंप्यूटर हर शोबे में है। बैंक में भी है, एग्रीकल्चर में भी है, मेडिकल में भी है। लेबॉर्ट्री में आप जाते हो तो रिपोर्ट्स के कहाँ से प्रिंट होती हैं, ठीक है। आप बैंक में जाते हो तो आपको रिसीप्ट कैसे मिल रही हैं। आप एक बिजनेस किसी फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे अकाउंट्स कैसे मैनेज हो रहा है। आप किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन से लेकर टाइम टेबल तक, एग्ज़ाम तक और सारे काम कैसे हो रहे हैं। आप किसी महकमे में जॉब लेने के लिए जाते हैं, जॉब एप्लीकेशन कहाँ पे फिल हो रही, ठीक है ना। हर जगह कंप्यूटर प्रोग्राम ही यूज़ हो रहा है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही यूज़ हो रहा है। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में कोई फ़र्क नहीं है, ये सिनोनिम है। हम प्रोग्राम को समझते हैं स्मार्ट जो है ना लाइन ऑफ कोड्स हैं ये, जबकि सॉफ्टवेयर एक मुकम्मल पैकेज होता है जिसके अंदर कोई किसी एक बिजनेस एक्टिविटी को हम ऑटोमेट कर देते हैं, वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें। सबसे किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व करना तो हमारे पास तीन चीज़ें होनी है। भाई इस प्रॉब्लम में आपको क्या चाहिए। फिजिक्स की प्रॉब्लम याद करो, उसमें पूरी स्टेटमेंट के बाद लिखा होता था कि ये चीज़ हमें चाहिए, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, और उसके साथ उन्होंने कुछ डाटा दिया होता है कि जी ये चीज़ें हमने आपको गिवन है, इसमें से हमें ये चाहिए, और साथ में कुछ कंडीशंस लगाई होती हैं कि इन शराइत के तहत आपने ये काम करना है और हमें ये आउटपुट चाहिए। समझ आ रही है। इन तीनों चीज़ों को जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम में लेके जाएंगे ना तो ये बन जाएगा आउटपुट। जो रिक्वायर्ड है वो क्या बन जाएगा, आउटपुट। जो गिवन है वो क्या बन जाएगा, इनपुट। और जो जिस तरह उस इनपुट ने आउटपुट में तब्दील होना है उसे कौन करेगा, वो करेगा कोई ना कोई फार्मूला, कोई ना कोई प्रोसेस करेगा उसे। समझ आ रही है बात की या नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो नीचे ज़रा एक मिसाल दी हुई है। ये फार्मूला आम है, आप अपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, इंटर में भी पढ़ा है कि जी आपके पास एक फार्मूला है C इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट्स के अंदर F माइनस। यानी आपको अगर सेल्सियस फाइंड करना है टेम्परेचर और आपको फ़ारेनहाइट गिवन है तो आप इस फार्मूले के ज़रिए इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आपको अगर एक स्टेटमेंट दी जाती है कि यार इतना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, इसको सेंटीग्रेड में चेंज कर दो, तो हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूले के तहत जो है वो उसे चेंज कर देंगे। ये हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कोई भी प्रॉब्लम तीन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो बेस कर रही होती है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस के ऊपर। तीन टेस्ट स्कोर हैं एक स्टूडेंट के लिए। एवरेज ऑफ तीन टेस्ट स्कोर हमें दिए हुए हैं, गेट 3 स्कोर्स,
ठीक है जी, ऐड देम टुगेदर डिवाइड, यानी वो कहता है कि 3 स्कोर दिए, इनकी एवरेज निकालो। अब एवरेज निकालने का क्या है जी, हम तीनों को पहले जमा करेंगे, जमा करके ये तरीका देखो नीचे क्या है, क्या लिखा हुआ है, गेट 3 स्कोर, तीनों के स्कोर ले लो, उन सबको ऐड कर दो, फिर डिवाइड कर दो, उसके बाद जो भी जवाब आया उसको दिखा दो कि ये जवाब आया। समझ आई बात की या नहीं? अब ये 3 स्टूडेंट्स के लिए है, कितने स्टूडेंट्स के लिए? हम पहले के लिए भी ये कर लेंगे, फिर हम दूसरे के लिए भी ये कर लेंगे, फिर हम तीसरे के लिए भी ये कर लेंगे। यहां तक बात की समझ आई? आपने ये लिख के बता दिया इस स्लाइड में, देखो जरा, कि मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करूंगा। समझ आई? तो जब आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के स्टेप्स को लिख देते हो ना, तो ये बन जाता है एल्गोरिथम। ये क्या बन जाता है? एल्गोरिथम। यानी क्या तारीफ बन गई कि जी स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, बल्कि स्टेप्स नहीं, सीक्वेंस्ड स्टेप्स, यानी जो तरतीब में लिखे हो। अगर आप गौर से देखो तो 1 2 3, आप 2 को पहले नहीं कर सकते, 1 को बाद में नहीं कर सकते। और समझ आ रही है ना? तो क्या सीक्वेंस्ड सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है जी, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक फार्मूला बन गया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका कार बन गया। एल्गोरिदम को आप मेथड कह सकते हैं, टेक्निक कह सकते हैं, फार्मूला कह सकते हैं, लेकिन 3 शर्तें इसके अंदर होती हैं। नंबर 1 कि ये स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, नंबर 2 स्टेप्स की कोई ना कोई तरतीब होती है, और नंबर 3 आप किसी स्टेप को छोड़ नहीं सकते। ये हो गया आपके पास एक एल्गोरिदम। ठीक है, अब ये देखें एल्गोरिदम, एटीएम मशीन में आप जाते हैं, वहां पे भी एक एल्गोरिदम है। क्या एल्गोरिदम है जी? पहले हम कार्ड डालते हैं जी, फिर वो हमसे पिन कोड मांगता है, फिर वो पिन कोड हम दाखिल करते हैं, फिर वो पिन कोड को वेरीफाई करता है। वेरीफाइड अगर हो जाए तो अगली स्क्रीन हमारे सामने आती है, नहीं होगी तो कुछ और हमारे सामने आता है। ये एक एटीएम के विड्रॉल का एल्गोरिदम। ठीक है, ये लिखा हुआ है गेट द एटीएम कार्ड पासवर्ड, ये तरतीब में लिखा हुआ है। तो कोई भी जब प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस जब हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के अंदर लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एल्गोरिदम। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में लिख देते हैं तो क्या बन जाता है? ये पता है आपको? पता है एल्गोरिदम एक मुस्लिम साइंसदान अल ख्वारिज़मी था, उसके नाम से माखूज है। यानी एक मुस्लिम साइंसदान ने ये लफ्ज निकाला था एल्गोरिदम, के सेट ऑफ सीक्वेंस्ड स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। आईसीएस पार्ट 2 की बुक का पहला सवाल है, अल ख्वारिज़मी प्रिंसिपल क्या है? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को डिवाइड करो, डिवाइड करके छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लो, उसके बाद उन स्टेप्स की तरतीब बना लो, उस तरतीब के मुताबिक उसको सॉल्व कर लो। दिस इज कॉल्ड अल ख्वारिज़मी प्रिंसिपल। और वो जो लफ्ज अल ख्वारिज़मी है ना, उसी लफ्ज से ही ये लफ्ज एल्गोरिदम जो है वो डिराइव किया गया है। ठीक है जी, स्टेप सेट ऑफ सीक्वेंस स्टेप टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अब इस स्टेप्स को अगर आप अब याद करो, जो जो 2 तरीके होते हैं किसी को कोई काम बताने के। आप किसी को कहते हैं जी इसको ना इस तरह सॉल्व कर लो, यानी स्टेप बताने के, या क्या आप लिख के दे दो किसी को। समझ आ रही? एक तरीका तो ये है, लिखे हुए की बाज़ औक़ात समझ नहीं आती। आपने ये देखा है ना कि आपने बायोलॉजी के अंदर, आपने केमिस्ट्री के अंदर, आपने फिजिक्स के अंदर ना डायग्राम बनी हुई देखी है। अच्छा, वो चीज जो डायग्राम में होती है, इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त की बात कर लें आप, वो डायग्राम भी बनी हुई है, ऊपर सवाल भी लिखा होता है। लिखा होता है कि नहीं? जब हम अल्फाज पढ़ते हैं तो हमें इतनी समझ नहीं आती, लेकिन जब हम डायग्राम देखते हैं तो हमें समझ है। तो प्रोग्राम लिखने की, जो प्रोग्रामर होता है, जिसने प्रोग्राम लिखना होता है, उसका पहला स्टेप ये होता है कि वो एल्गोरिदम फाइंड करता है, मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। ठीक है, वो एल्गोरिदम के बारे में पढ़ता है। जब वो अपनी स्टडी कर रहा होता है वो मुख्तलिफ एल्गोरिदम पढ़ता है, एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। वो सबसे पहले जब किसी प्रोग्राम को कोई बंदा उसे बुला के कहता है जी मैंने ये प्रोग्राम बनवाना है, उसके दिमाग में उसी वक्त उसका एल्गोरिदम बनना शुरू हो जाता है। समझ आई बात की? अब वो एल्गोरिदम बना लिया उसने, अब वो एल्गोरिदम दिखाएगा अगले बंदे को कि यार ना ये तुम्हारी प्रॉब्लम मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। अब वो जब लिख के देगा तो उसे समझ कोई नहीं आनी, क्योंकि जो बंदा सामने बैठा हुआ है वो नॉन टेक्निकल आदमी है। समझ आ रही है? उसके लिए फिर वो क्या टेक्निक यूज करता है? फ्लो चार्ट की टेक्निक यूज करता है। फ्लो चार्ट क्या है? विजुअल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम को जब आप एक शक्ल दे देते हो ना कि जी ये सिंबल हैं, ये अलामतें हैं, यानी आपने जो स्टेप पीछे नहीं लिखे
उन स्टेप्स को आपने एक ग्राफिकल विजुअल शक्ल में बना दिया, दिस इज कॉल्ड ए फ्लो चार्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल का मतलब होता है इमेज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना ये हमारे पास क्या कहलाती है, फ्लो चार्ट। ये बाकायदा एक टॉपिक है, ये प्रोग्रामर, हर दुनिया का प्रोग्रामिंग का जो स्टूडेंट है वो फ्लो चार्टिंग पढ़ता है, मैट्रिक में भी पढ़ाया जाता है, इंटर में भी पढ़ाया जाता है, और आगे भी जब भी आप प्रोग्रामिंग का पहला कोर्स पढ़ते हो आपको फ्लो चार्ट के बारे में बताया जाता है। फ्लो चार्ट एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के जरिए क्या तरतीब होगी, प्रोग्रामर बंदे से पूछता है कि क्या बनाना है, फिर वो उसका एल्गोरिदम डिजाइन करता है, फिर उस एल्गोरिदम का वो फ्लो चार्ट बनाता है। फ्लो चार्ट बनाने के बाकायदा रूल हैं, बाकायदा सिंबल हैं। जरा स्लाइड नंबर 9 में देखो आप, बाकायदा सिंबल है कि जी अगर आपने स्टार्ट करना है तो ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना है, अगर आपने एरो है तो ये बताएगा यहां से अब हमने कहां जाना है, फ्लो को बताएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई प्रोसेस है तो आप रेक्टेंगुलर शेप में यूज करेंगे, अगर इनपुट या आउटपुट है तो आप पैरेललोग्राम के अंदर यूज करोगे, और अगर आपने किसी जगह कोई कंडीशन चेक की है, यानी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसा कुछ किया है, तो फिर आपके सामने ये डायमंड वाला सिंबल आएगा। फ्लो चार्ट के बारे में कोई पूछता है फ्लो चार्ट क्या है, तो आप कहो कि एल्गोरिदम की जो विजुअल शक्ल होती है वो फ्लो चार्ट होती है। फ्लो चार्ट किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ग्राफिकली हमें दिखा रहा होता है, ये फ्लो चार्ट होता है। तो फ्लो चार्ट में अपने पास से हम अलामतें नहीं बनाते, बल्कि ये जो अलामतें हैं इन्हीं की मदद से फ्लो चार्ट बनता है। मसलन ये देखें एक बना हुआ है फ्लो चार्ट, स्लाइड नंबर 10 में देखें, ठीक है। ये ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये क्वाड्रेटिक होगी। हम इनपुट देते हैं ए बी सी को, उसके बाद क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाते हैं, ये लिखा हुआ है जजर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और वो आर हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है, आगे हम आंसर दे देते हैं। आप देखो स्टार्ट के लिए भी सिंबल है, एंड के लिए भी सिंबल है, इनपुट का सिंबल और है, प्रोसेस का सिंबल और है। समझ आई बात की। उसके ये जो ए नहीं लिखा हुआ, ये जो गोल दायरा है, ये ज्वाइन करने के लिए आप एक पेज पे बना रहे हैं, वो पेज हो गया खत्म, तो वहां पे ना आप एरो बना के गोल दायरा बना के ना तो ए या बी लिख देंगे, ठीक है। और अगले पेज पे आप देखो वहीं ए से उसने इसको स्टार्ट कर लिया। ये तो एक ही स्लाइड में हमें नजर आ रहा है ना, लेकिन ये ए क्या है, ये ज्वाइनिंग है, ये छठा सिंबल है फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट में टोटल हमारे पास जो सिंबल यूज होते हैं वो 6 हैं। मैं स्लाइड नंबर 9 पे दोबारा बता रहा हूं आपको, 6 सिंबल टोटल फ्लो चार्ट में यूज होते हैं। ये स्टार्ट एंड एंड के लिए जो पहला है, ये फ्लो लाइन के लिए, तीसरा जो है ये हमारे पास प्रोसेस के लिए, चौथा इनपुट के लिए, पांचवा डिसीजन के लिए, और वो जो गोल दायरा आगे में नजर आ रहा है सर्कल जो है, ये ज्वाइन के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगर आपने एक पेज पे बनाया वो पूरा नहीं आया, एरो दबाओ, आगे जाके जनाब वो सर्कल लगाओ और उसी सर्कल को कोई नाम दे दो, ए बी सी एम जेड, और दूसरे पेज पे उसी ए से आगे स्टार्ट कर दो। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, 3 वेरिएबल लेते हैं ए बी सी, फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं स्क्वायर रूट जजर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी 2a पे डिवाइड करना है हमने, फिर जो इसका आंसर आता है उसको जब माइनस के साथ करते हैं तो x1 मिल जाता है, 2 वैल्यूज आनी होती हैं, ये तो याद है ना। इस तरह उसके बाद हम जवाब दे देते हैं जी ए ये था, बी ये था, सी ये था, और x1 हमारे पास ये आया है, और x2 जो है वो ये आया है। बात की समझ आई कि नहीं आई? हाँ भाई क्लियर है ये बात। अच्छा, इसी तरह और एग्जांपल्स भी हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट के सिंबल आगे जी ये इनपुट है, आउटपुट है, डिसीजन है। 12 नंबर स्लाइड में एक और फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिस प्रॉब्लम से हमने स्टार्ट किया था। फ्लो यानी इनपुट गेट करेंगे हम एफ को, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे सी एफ बटा 9f, चूंकि इसमें एक एफ ही अननोन है ना, अननोन तो सिर्फ एफ है ना, 5/9 तो कांस्टेंट है, 32 भी क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ हमें एफ का पता हो तो हम सी कैलकुलेट कर सकते हैं, सी का पता हो तो हम एफ कैलकुलेट कर सकते। उसके बाद जो जवाब आएगा उसको हम प्रिंट कर दें। यहाँ जो लफ्ज प्रिंट नहीं लिखा हुआ, ये आउटपुट है एक किस्म का, कि हम रिजल्ट दिखाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह आगे एक फ्लो चार्ट है, और ये सिंपल फ्लो चार्टिंग की, तो ये हमारे पास एक टेक्निक है। आखिरी स्लाइड पे आ जाए 16 नंबर, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। ये सूडो कोड क्या है, ये जरा ध्यान से 3 लफ्ज सुन लें, PSEDU, समझ आ रही है? P इसमें साइलेंट है, ठीक है, SEUDU, इसको क्या लफ्ज पढ़ना है अब्दुल्ला, सूडो। सूडो कोड क्या है, ध्यान से सुन लेंगे, तीनों चीजें एक ही हैं। फ्लो चार्ट में हम लिखते हैं कॉमन इंग्लिश के अंदर,
कि स्टेप नंबर 1 में ये लिखेंगे, देखो बिगिन द कैलकुलेशन, इनपुट वैल्यूज, ऐड, ये है एल्गोरिदम जो आम जुबान में लिखा जाता है। इंग्लिश के स्टेप लिख दिए आपने, उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, किसी जुबान में लिख दें, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप जब हम किसी फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, तो वो हो गया एल्गोरिदम। जब हमने उसकी शक्ल बना दी, वो क्या हो गया, फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट के बाद आता है एक खास लैंग्वेज है प्रोग्रामर्स की, जिसे सूडो कोड कहा जाता है, ठीक है। अब देखें ये खास तौर पे लिखा हुआ है बिगिन, आगे एडर, इनपुट ए एंड बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सी एंड एडर। ये अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है टू डिस्क्राइब एन एल्गोरिदम फॉर प्रोग्रामर। ध्यान से लफ्ज सुन लिया, ये जो स्टेप्स हैं ये प्रोग्रामर लिखता है, ठीक है ना। बल्कि मैं आपको बता देता हूं, आपको इतना तो आता होगा, जब एक प्रोग्राम बनता है ना तो एक बंदा होता है एनालिस्ट जो पूरे प्रोग्राम को डिजाइन करता है, एक होता है कोडर जिसने कोडिंग लिखनी होती है, और एक वो बंदा होता है जिसके लिए ये काम हो रहा होता है, ठीक है। जिसके लिए काम हो रहा है वो तो प्योर नॉन टेक्निकल आदमी है, उसको तो तस्वीर की समझ आएगी ना, लेफ्ट की आनी है ना सूडो की आनी है, ठीक है। अच्छा, जो लेफ्ट वाला है ये पहले उस बंदे ने अपनी मदद के लिए बनाया, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाने के लिए एल्गोरिदम जरूरी है। अब फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट बना है नॉन टेक, अब ये लिखना किसने है प्रोग्राम, एक प्रोग्रामर ने लिखना है। तो प्रोग्रामर को दिया जाता है सूडो कोड, प्रोग्रामर को क्या दिया जाता है, हाँ याद रखो, जब आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में जाके प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको सूडो कोड मिलेगा, आपने सिर्फ उस सूडो कोड को किसी भी एक लैंग्वेज में चेंज कर देना है, चाहे सी प्लस प्लस में कर दो, चाहे जावा में कर दो, चाहे पीएचपी में कर दो। इस तरह एक प्रोग्रामर जो है वो अपनी जिंदगी का पहला प्रोग्राम जो है वो लिखने में कामयाब हो जाता है। यहां तक बात की समझ आ गई जी। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, यानी आज की इस लेक्चर के बाद आपको इस बात का पता होना चाहिए, मैं पहली स्लाइड के ऊपर आ गया हूं कि एल्गोरिदम क्या है। सबसे पहला सवाल, प्रोग्राम क्यों लिखते हैं, टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है। जब हम कंप्यूटर से सॉल्व करवाएंगे तो हम कंप्यूटर के साथ उसकी किसी जुबान के जरिए ही सॉल्व करवाएंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करवाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस जुबान को पढ़ रहे हैं, तो हम सी प्लस प्लस के लिए इसको देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन तैयार किया जाता है, उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम को आसानी से समझाने के लिए क्लाइंट को हम उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसे फ्लो चार्ट कहते हैं, और फ्लो चार्ट को फिर टेक्निकल लैंग्वेज में चेंज किया जाता है जिसे सूडो कोड कहा जाता है। यहां तक बात की समझ आ गई? ओके जी, थैंक यू वेरी मच।